हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एजुकेशन में। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं 10th क्लास के एमबीटी गाइड है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। बाकी तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया, लगभग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से लगभग 90 से 100 क्वेश्चन दिया, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो हम उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण इस प्रकार होता है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अनंत। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा? उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस देखिए हमारा कैसा होता है, तो उत्तल लेंस आप लोगों को बता दें कि हम उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। वस्तु को कहाँ रखिएगा आपकी प्रतिबिंब होता है, तो 2f पर वस्तु को रखा जाता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? इसका बराबर होता है। यानी देखिए इधर होता है हमारा f1 और इधर होता है 2f1। यहाँ पे 2f ही दिया है लेकिन f1 लीजिएगा। यहाँ पे होता है f2, इधर होता है 2f2। और यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा? हमारा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति होती है डायोप्टर, या इसको बोलते हैं मीटर इन्वर्स भी बोलते हैं, m/-1 मीटर इन्वर्स या डायोप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? कौन ऐसा लेंस है जिसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? हम अभिसारी लेंस में बोलते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को आपको सिकुड़ा देता है। जो किरणों को सिकुड़ा देगा ऐसे, उसे बोलेंगे अभिसारी लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को F2 पर जो क्या करता है, अथी कर देता है, सिकुड़ा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में। तो यही आपका राइट आंसर होगा, वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चेहरा देखने के लिए, या तो देखिए चेहरा देखने के लिए या तो समतल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फोकस ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए पूछेगा तो अवतल दर्पण के। बाकी 5 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा, वाहन के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ स्थिति होना चाहिए? तो वस्तु कहाँ रहना चाहिए? F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच रहना चाहिए। यानी ये दर्पण है आपका, यहाँ आपका प्रकाशीय केंद्र रहता है, यहाँ आपका F1 रहता है, यहाँ 2f1 रहता है, और यहाँ क्या रहता है आपका 2f2 रहता है, और यहाँ पे रहता है 2f2। और वस्तु कहाँ यहाँ पे रहेगा, तो इसका क्या आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब इधर आपका बन जाएगा इधर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, F1 और O के बीच, प्रकाशीय केंद्र O के बीच। ठीक है, दर्पण सूत्र देखिए, पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र कौन था? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर यदि ये प्लस जो है, प्लस साइन मेरा है, इस यहाँ पे अगर यदि माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है लेंस सूत्र, जो कि आगे क्वेश्चन में आपको दिया भी हुआ है। यहाँ पे दिया भी है कि लेंस सूत्र, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा लेंस सूत्र, और प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दे भी दिया लेंस सूत्र क्या होगा, तो लेंस सूत्र अब तो आपको पहले ही से हम बता दिए क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? तो आपका उत्तल लेंस होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन करा है 2 मीटर फोकसांतर यानी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर जो फोकस दूरी वाले आपका जो लेंस है उसकी क्षमता आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है उसका, अगर 1/f होता है, और f क्या होते हैं? फोकस में होना चाहिए, तो 1 फोकस करें मीटर में होना चाहिए, तो 1/2 के लिए तो कितना आ जाएगा? 0.5। और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 0.+0.5 डायोप्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अगर उसकी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी f = 10 है, तो r पूछ रहा है, r = 2f। तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें तो 10 है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको
कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर हो, अब यह पूछ रहा था। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण ऐसा होता है और इसकी फोकस दूरी इधर होती है। तो देखिए दर्पण के अगर इधर कोई भी दूरी रहते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, इधर लेंगे तो धनात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण का बात करेगा तो उत्तल दर्पण आपका कुछ इस प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण आपका इस प्रकार का होता है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि फोकस दूरी इस साइड होती है उसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्न में से कौन सा संबंध है। अभी हम बताएं क्या होता है, r इक्वल टू 2f होता है, r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू होता है r/2। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 14 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगी ताकि प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक और समान आकार का परिवर्तन बने। अवतल दर्पण, तो देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, यहाँ होता है एफ और यहाँ होता है आपका वक्रता केंद्र सी। अब कहाँ, यहीं पे अगर वस्तु को हम रख देते हैं ऐसे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, इतना ही बड़ा यहीं पे बन जाएगा, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और साथ साथ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कभी भी उत्तल दर्पण में आभासी और वस्तु से छोटा। और इस दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं हम लोग। ठीक है ना, और एक और है शॉपिंग मॉल में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनती है। तो अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, दोनों प्रकार का बनता है। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार। देखिए अवतल दर्पण इस तरह होता है कुछ, और यहाँ पे देखिए आपका अगर ये इधर वस्तु रहता है फोकस से, अगर यदि इस साइड वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक, यानी इस साइड बनेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर यदि वस्तु जैसे ही यहाँ आएगा उसका प्रतिबिंब बन जाएगा काल्पनिक इधर। तो अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बाद बाकी अगर आपका समतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो तो उसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या देखिए, त्रिज्या दिया है r इक्वल टू 40 दिया है, तो f कितना हो जाएगा, f क्या होता है, इसके आधा होता है तो 20 हो जाएगा। f 20 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का मिलेगा। अवतल दर्पण के सामने, अभी आप लोग हम पढ़े हैं कि अवतल दर्पण के सामने कहाँ, सी पर रखा जाएगा तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिल जाएगा हमको। तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर। ठीक है, आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसके अभ्यंतर का मान क्या होगा। अभ्यंतर देखिए 30, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर बोला, 30 सेंटीमीटर, तो उसके अभ्यंतर नाभ्यंतर दिया है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, इसके आधे। नाभ्यंतर यानी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक प्रिज्म से कितनी प्रकार की किरणों, एक प्रिज्म से किस प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है, और तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, विचलन कोण हो जाएगा। एक प्रिज्म है, देखिए एक प्रिज्म है, देखिए यहाँ से अगर जाएगा तो क्या होता है, अपवर्तित होने के बाद ऐसे मुड़ जाता है, लेकिन अगर यदि इसको बढ़ाया जाए तो सीधे जाएगा। मान के चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, निर्गत कोण बोलेंगे। ठीक है ना, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, इसको विचलन कोण बोलते हैं। देखिए ये हमारा जो है ये विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और सबसे ज़्यादा हीरा का होता है 2.42। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी ये तो आपके सिलेबस से जैसे आउट लग रहा है क्वेश्चन, ये तो 11th 12th में पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको यहाँ दिया हुआ है। चलिए, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश जब पीछे लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश देखिए, प्रकाश इधर से मान के चलिए कोई एक सतह है, इधर कोई सतह है, यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, ऐसे लौट जाएगा, यानी पीछे लौट गया, तो उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, परावर्तन। अगर यदि चला जाता है इसमें और थोड़ा सा विचलित हो जाता तो उसे अपवर्तन बोलते। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम, प्रकाश के परावर्तन को भी दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो जाएंगे, 2। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए हुए थे कि दाढ़ी बनाने में कभी भी आपका कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण उपयोग होता है, अगर पूछ देगा क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक बनता है, इसलिए उसका उपयोग होता है। ठीक है,